हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी की मॉक टेस्ट में करवा रही हूँ। 3 मॉक टेस्ट में करवा चुकी हूँ, ये चौथा वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न शामिल कर रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो मैंने 2011 वाले पेपर से शुरुआत की है, और 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के ईवीएस के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है। पहला विकल्प है हिंदोस, दूसरा है इंडोस, तीसरा है सिंधु और चौथा है भारत। तो इंडिया शब्द इंडस शब्द से आया है और इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सिंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा है दाऊजली हेडिंग, तीसरा है भीमबेटका और चौथा है मेहरगढ़। तो महापाषाण युगीन स्थल पूछा गया है, तो यह है ब्रह्मगिरी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और स्थल लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। जो दाऊजली हेडिंग है ये नवपाषाण स्थल है, भीमबेटका पुरापाषाणिक स्थल है, और मेहरगढ़ ये भी नवपाषाणिक स्थल है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। ये महापाषाण युगीन स्थल है ब्रह्मगिरी, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया? पहला विकल्प है सूती अधिनियम, दूसरा है कैलिको अधिनियम, तीसरा है छींट अधिनियम और चौथा है भारत व्यापार अधिनियम। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से चिंतित होकर इंग्लैंड में ऊन और रेशम निर्माताओं ने भारतीय सूती वस्त्रों के आयात का विरोध करना शुरू कर दिया। इस समय इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग का विकास शुरू ही हुआ था। भारतीय वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ अंग्रेजी उत्पादक भारतीय वस्त्रों के प्रवेश को रोककर देश के भीतर ही एक सुरक्षित बाजार चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। तो जो कानून पारित किया गया था वह कानून पूछा गया है, तो वह था कैलिको अधिनियम। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो बी विकल्प इसमें सही है, कैलिको अधिनियम पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आपको याद भी रखना है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ हुआ किस वर्ष में हुआ, ये पूछा गया है। पहला है 1865, दूसरा है 1875, तीसरा है 1885 और चौथा है 1895। तो अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ वर्ष है 1875, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। और यह औपनिवेशिक भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में मुस्लिम समुदाय को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाना था। और इस आंदोलन की शुरुआत एक प्रमुख मुस्लिम विद्वान, शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सर सैयद अहमद खान ने की। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका बी विकल्प सही है, 1875। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की? पहला विकल्प है राजा राम मोहन राय, दूसरा विकल्प है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा विकल्प है स्वामी विवेकानंद और चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और कब की? 1875 में की, तो ये भी याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में जान लीजिए। तो ये एक महान भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद, लेखक और संस्कृत विद्वान थे।
और इन्हें बंगाली गद्य का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। ये भी आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो आर्य समाज की स्थापना की ही थी। यही इस प्रश्न का उत्तर है। डी विकल्प इसमें सही है और इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संविधान सभा की बैठकें किन किन स्थानों पर हुई थीं। स्थान लिखे हुए हैं, कौन कौन से लिखे हैं? नई दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य पर कई बैठकें की। और ये जो संविधान सभा की बैठकें हैं ये सिर्फ नई दिल्ली में आयोजित की गईं। तो केवल जो पहला इसमें लिखा हुआ है विकल्प के केवल एक, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? लिखा है बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं। दूसरा है बाह्य ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं। तीसरा है आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं। और चौथा है आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। अब इनमें से आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। इनकी जो सतह है ये ठोस है और ये मुख्य रूप से सिलिकेट, लोहा और अन्य चट्टानी पदार्थों से बने हैं। तो ये आंतरिक ग्रह हैं, ये आपको याद रखना है। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आंतरिक ग्रहों की तुलना में बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो आंतरिक ग्रह जो हैं अब इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो सत्य कथन है वह है डी, कि जो आंतरिक ग्रह हैं ये चट्टानों से बने हैं। अभी आपको बताया ही था आंतरिक ग्रहों के बारे में, कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है अंटार्कटिका में शोध केंद्र। तो अंटार्कटिका में शोध केंद्र कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है, डी से मिला देंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, पहले से मिला देंगे। विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच सक्रिय भूमि, तो पनामा जल संधि, दूसरे से मिला देंगे। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा, यानी कि आपका जो डी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रवाल भित्तियों के बारे में जो सत्य कथन है वह बताना है। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल हैं। दूसरा है प्रवाल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और सी है जब जीवित पॉलिप मर जाते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं। इन कंकालों के इकट्ठे होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। अब प्रवाल भित्तियों के बारे में आपको जानना होगा कि प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं। तो प्रवाल भित्तियां या प्रवाल शैल श्रेणियां समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। अब इनके बारे में जो सत्य कथन है वह बताने हैं कौन से सत्य हैं। तो पहला लिखा है कि प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल हैं। तो ये बड़े समुद्री जीवों के कंकाल नहीं हैं, बल्कि ये छोटे
जो पिरवाल होते हैं यानी कि पॉलिप जिन्हें कहते हैं, जब ये मर जाते हैं, उनके कंकाल बच जाते हैं, तो उन्हीं के इकट्ठे होने से पिरवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो पहला इसमें गलत हो जाता है। दूसरा लिखा हुआ है कि पिरवाल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और सी में लिखा है कि जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं। इन कंकालों के इकट्ठे होने से पिरवाल द्वीप बनते हैं। तो बी और सी इसमें सही है, यानी कि आपका जो दूसरा विकल्प है बी विकल्प है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कॉलम 1 में दिए गए मौसम मापकों का कॉलम 2 में दी गई मौसमी घटना से मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए देख लेते हैं। कॉलम 1 में लिखा हुआ है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जो होता है ये तापमान मापने के काम आता है। तो इसमें लिखा है वायु का तापमान, तीसरे से मिला देंगे। वायु दाब मापी, ये वायु दाब मापने के काम आता है, चौथे से मिला देंगे। दिग्दर्शी, तो ये पवन की दिशा बताता है। और वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा। तो इस क्रम में आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि जो सी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समताप मंडल के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला लिखा है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। दूसरा है इसमें ओजोन की परत होती है। तीसरा है उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। तो समताप मंडल के बारे में जो सत्य कथन है वह बताने हैं। पहला लिखा है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। ये सही है, क्योंकि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं, जो पृथ्वी के सबसे समीप पाई जाती है। तो जो समताप मंडल होती है इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसीलिए हवाई जहाज भी इसी परत में उड़ाए जाते हैं। तो पहला इसमें सही हो गया। इसमें ओजोन परत होती है, ये भी सही है। समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है जो पृथ्वी पर जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं इन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। बी भी सही हो गया। सी में लिखा है उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि उल्का पिंड मध्य मंडल में जलते हैं और मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। तो सी इसमें गलत हो गया। तो ए और बी इसमें सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इस दावे के उदाहरण हैं कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतःक्रिया का ही परिणाम है? पहला लिखा है अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकानों में रहते हैं। दूसरा है अमेजन बेसिन में लोग कर्तन व दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तीसरा है बिहार तथा असम के लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं, ये सही है, क्योंकि बारिश जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है वहाँ ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं, क्योंकि जो वर्षा का पानी है आसानी से नीचे गिर जाए। तो पहला इसमें सही है। अमेजन बेसिन में लोग कर्तन व दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। कर्तन और दहन जो पद्धति होती है कृषि की पद्धति, इसमें क्या होता है कि जो खरपतवार घास वगैरह उगाते हैं जमीन पर उन्हें काट कर वहीं जला दिया जाता है। जो राख मिलती है वह उसी भूमि में मिला दी जाती है और बीज छिड़क दिए जाते हैं। इन पर हल नहीं चलाया जाता। जो ये भूमि होती है इस पर कोई भी हल नहीं चलाया जाता और ना ही किसी खाद का, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो ये कर्तन व दहन कृषि पद्धति कहलाती है। तो ये भी इसमें सही लिखा हुआ है। और सी में लिखा है कि बिहार तथा असम के लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है और रेशम के कीड़े से ही रेशम प्राप्त होता है। तो ये लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं। तो ये भी सही है। ए बी सी तीनों ही सही है, यानी कि आपका जो डी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? पहला विकल्प है केवल बौद्ध, दूसरा है मुसलमान और बौद्ध, तीसरा है हिंदू और बौद्ध और चौथा है केवल हिंदू। तो लद्दाख जो है इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा गाते हैं? तो वे हैं मुसलमान और बौद्ध। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। केसर सागा एक लंबी और जटिल महाकाव्य कविता है जो केसर की कहानी बताती है, जो एक अर्ध दिव्य नायक है जिसने बुरी ताकतों को हराया और तिब्बती साम्राज्य की स्थापना की। तो ये भी आपको याद रखना है इतना, इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? पहला है बहुभाषी समाज, दूसरा है जाति व्यवस्था, तीसरा है धार्मिक बहुलवाद और चौथा है बहुसंस्कृतिवाद। तो इसमें पूछा गया है कि क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? तो जाति व्यवस्था को विविधता का उदाहरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि जाति व्यवस्था एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना है जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर समूहों में विभाजित करती है और यह असमानता की एक व्यवस्था है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसे विविधता का उदाहरण नहीं माना जा सकता, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? पहला विकल्प है 2004, दूसरा है 2014, तीसरा है 2009 और चौथा है 1999। तो भारत में ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला आम चुनाव 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव था। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा द्वारा किया जाता है। पहला है जिलाधिकारी, दूसरा है तहसीलदार, तीसरा है पटवारी और चौथा है ग्राम पंचायत। तो कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा तहसीलदार द्वारा किया जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तहसीलदार। तहसीलदार राजस्व अधिकारी होते हैं जो एक तहसील में भूमि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक बाजार के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? पहला है साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें होती हैं जो सप्ताह में किसी विशेष दिन पर ही खुलती हैं। दूसरा है साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है। तीसरा है साप्ताहिक बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। और चौथा है साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत में मिलती हैं। तो साप्ताहिक बाजार वे होते हैं जो किसी एक विशेष दिन लगते हैं, जैसे कहीं पर बुधवार के दिन लगता है उसे बुध बाजार कहा जाता है, कहीं पर शनिवार के दिन लगता है तो शनि बाजार कहा जाता है। तो ये साप्ताहिक बाजार होते हैं। तो इनमें एक ही स्थान पर जरूरत का सभी सामान मिल जाता है और कम कीमत पर भी मिल जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? पहला है उन्मूलन आंदोलन, दूसरा है नागरिक अधिकार आंदोलन, तीसरा है मजदूर आंदोलन और चौथा है स्त्री अधिकार आंदोलन। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1954 से 1968 तक एक अहिंसक सामाजिक आंदोलन और अभियान था जिसका उद्देश्य पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में वैध नस्ली अलगाव, भेदभाव और मताधिकार से वंचित करना समाप्त करना था। तो इतना आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? पहला है वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, दूसरा है उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है, तीसरा है दोनों के बीच कोई फासला नहीं है और चौथा है उनके बीच अतार्किक फासला है।
तो पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है, तो उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन या प्रचार नहीं करता और यह अपने नागरिकों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय वह अपने आप ले सकती है। पहला है प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती है। दूसरा है मंत्री परिषद के लिए अपनी पसंद के नेता को नामांकित कर सकती है। तीसरा है दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती हैं। और चौथा है निचले सदन में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकती हैं। तो यदि ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती हैं तो वह जो निर्णय स्वयं ले सकती हैं वह है कि दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है। पहला है भील, दूसरा है संथाल, तीसरा है गोंड और चौथा है डोंगरिया कोंड। तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी डोंगरिया कोंड जनजाति का इलाका है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन दिए गए हैं पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुववृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। दूसरा है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुववृत्त एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये सही हो गया। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसका उपयोग अक्षांश प्रणाली के शुरुआती बिंदु के रूप में किया जाता है। ये इसमें सही हो गया। बी में लिखा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति अपने विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ये भी सही है क्योंकि क्षितिज और उत्तरी तारे के बीच का कोण पर्यवेक्षक के अक्षांश से मेल खाता है। तो ए और बी इसमें सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन प्रश्नों को शामिल कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ऋतुओं के कारण के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। क्या लिखा हुआ है पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दूसरा लिखा है ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। और चौथा लिखा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इसमें जो पहला लिखा है बिल्कुल सही है। पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ए और बी इसमें सही है, यानी कि जो आपका बी विकल्प है वही उत्तर हो जाएगा। सी क्यों गलत है? सी में लिखा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये गलत है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता बल्कि दिन रात होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि दिन रात होने का क्या कारण है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। सी इसमें नहीं है, ए और बी सही है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। और चौथा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में साल, सागवान और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। बी विकल्प इसमें सही है क्योंकि इन क्षेत्रों में उच्च वार्षिक वर्षा होती है और तब तापमान लगातार गर्म रहता है, तो इसीलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है? आज का सहारा एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। बी में लिखा है, सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म एवं शुष्क है। सी में लिखा है, सहारा में रातें ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री हो जाता है। और डी में लिखा है, सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो इसमें जो ये कथन लिखे हुए हैं चारों ही सही हैं। आज का जो सहारा रेगिस्तान है ये किसी समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म एवं शुष्क है, ये भी सही है। सहारा के मरुस्थल में जो रातें होती हैं ठंडी होती हैं और तापमान लगभग 0 डिग्री हो जाता है। और सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ये भी सही है, क्योंकि उन्हें ये वस्त्र दिन के दौरान कड़ी धूप और रात में ठंडे तापमान से बचाते हैं। तो ए बी सी डी चारों ही सही लिखे हुए हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए बी सी डी चारों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? यानी कि जो सही मिले हुए हैं वह हमें बताने हैं, मिलान नहीं करना है। जो सही मिले हुए हैं वे बताने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित हैं? यानी जो सही मिले हुए हैं वह बताने हैं। चलिए देख लेते हैं। मूल सेल लिखे हुए हैं, कायांतरित सेल लिखे हुए हैं। पहले लिखा है चूना पत्थर, तो ये सही मिला हुआ है, संगमरमर। बी में लिखा है चिकनी मिट्टी स्लेट, ये भी सही है। बलुआ पत्थर संगमरमर, ये गलत है। तो इसमें ए और बी सही है, यानी कि जो बी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है? पहला विकल्प है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन और हीलियम, तीसरा है ऑक्सीजन और आर्गन और चौथा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो पूछा गया है कौन सी गैस वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, डी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन दिए गए हैं, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। कथन ए लिखा हुआ है, बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। बी में लिखा है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो पहला तो इसमें गलत लिखा हुआ है। बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, बल्कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। ये गलत हो गया। बी में लिखा हुआ है कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, ये सही है। तो ए गलत लेकिन बी सही, यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, फिर बताना है कौन से विकल्प सही है। कथन क्या है? सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। बी में लिखा है, मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। तो इसमें दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि जो सी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न है आज का। लिखा है, लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहते थे। पहला है वेल्ललार, दूसरा है उजवार, तीसरा है कडेसियार और चौथा है आदिमई। तो 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ललार या वेल्लाल कहते थे। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को वेल्लाल के नाम से जाना जाता था, साधारण हल चलाने वालों को उनवार के नाम से जाना जाता था और दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कडेसियार और अदमई के नाम से जाना जाता था। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना है। इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न मैं प्रत्येक वीडियो में ले रही हूँ। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।